Welcome students, welcome again to Bright Mind Gurukul. So great to see you all again. ठीक है, क्लासेस कंटिन्यू करते रहिएगा, आपको समझ में भी आएगा एंड रेगुलर रहने से आपका कुछ भी चीज मिस भी नहीं होगा. तो हम लोग वी हैव सक्सेसफुली लेड द फाउंडेशन ऑफ अकाउंट्स by studying, completing our first chapter by studying what is accounting, why accounting is necessary and what are the advantages और क्यों हम लोग अकाउंटिंग को करते हैं और आजकल की जमाने में वेयर कहाँ पे वेयर ऑल इट इज नेसेसरी. तो चलिए एक छोटा सा आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं लिख के देती हूँ. जल्दी से आप चैट में लिख के दीजिए. Why is accounting called the language of business? फटाफट लिख के दो. आप लोगों को रिवाइज भी करना है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि थ्योरी जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है अगर आप उसको फॉलो नहीं करो. तो आपको जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है इसको रिवाइज करते रहना है, तभी आपको समझ में भी आएगा और आगे के चैप्टर्स आगे की चीजें जो पढ़ोगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. ओके. My question is just write in a few words. अपने वर्ड्स में लिखो कि why is accounting called the language of business? Accounting को language of business क्यों कहा जाता है? ठीक है? ठीक है, आप इसको लिख के दीजिएगा. और दूसरा क्वेश्चन भी मैं पूछ रही हूँ. You have read about bookkeeping and accounting. ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्यों डिफरेंट है. ठीक, तो इसमें भी 3 पॉइंट्स, ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट फटाफट लिख के डालो. और आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल भी है क्योंकि थ्योरी बहुत सारा पढ़ेंगे तो वो थोड़ी बोरिंग हो जाती है. तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको हम आज टेकअप करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सम्स भी होगा, उसमें आपको भी सॉल्व करना है, थोड़ा होमवर्क भी होगा और डाउट्स अगर कुछ होगा तो आप इसको लिखिएगा ताकि हम साथ साथ समझते रहें कि आप कहाँ पे समझ रहे हो, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है, जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन एंड ऑल, अकाउंटिंग आल्सो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. सो अकाउंटिंग की इक्वेशन को पढ़ने के पहले आपको क्या समझना है, व्हाट इज इट, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. इसको पढ़ने के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना होगा. ये होता है दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. अभी आपको बताएंगे व्हाट इज दैट एंड वो बेस्ड होता है ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अकाउंटिंग में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. डुअल एस्पेक्ट हम किसे कहते हैं, पूरी अकाउंटिंग जो है बेस्ड है डुअल एस्पेक्ट पे. ठीक, उसका मतलब क्या होता है, इट मींस दैट एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका 2 इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट. ठीक है, सो जो अकाउंटिंग होती है, जो ट्रांजैक्शंस हमारे जो भी होते हैं, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट. इट मींस कि हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट होता है. जब ये ट्रांजैक्शन में दोनों होता है तभी आपका पूरा ये एंट्री कंप्लीट होता है. ठीक है, तो डेबिट क्या होता है, अब आप ये बोलो पूछोगे व्हाट इज डेबिट, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट. सो डेबिट मींस, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, इसमें 3 रूल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है.
उसको भी हम लोग बहुत इजी वे से पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसीलिए उसको गोल्डन भी कहा जाता है। इट इज अ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा आइडिया हम दे देते हैं। डेबिट का मतलब होता है व्हाट कम्स इन या व्हाट यू रिसीव या इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। ये ध्यान में रखना, व्हाट इज इट। डेबिट का मतलब है व्हाट कम्स इन, व्हाट इज रिसीव एंड इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, सो एसेट एंड एक्सपेंसेस, ये जब इंक्रीज होता है तो हम इसको कहते हैं डेबिट। या हम कोई भी चीज हमें अगर रिसीव हो रहा है तो दैट इज डेबिट, या रिसीवर उसको कहते हैं, उसको डेबिट किया जाता है। और उसी का जस्ट उल्टा ऑपोजिट मीनिंग है क्रेडिट, which means what goes out, what goes out, what you give, या increase in liabilities and income। ठीक है, ये एसेट और एक्सपेंसेस था, इसका ऑपोजिट होता है liabilities and income। ठीक है, जब ये इंक्रीज होता है तो इसका मतलब होता है क्रेडिट, या कुछ व्हाट गोज आउट, आप किसी को कुछ दे रहे हो, या गिवर। ठीक है, ये अभी एक ओवरव्यू आपको मैं बता रही हूँ इसके बारे में, जब आप रूल्स पढ़ोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अकाउंटिंग, ये आपको मैंने बताया था, तो किसी ने लिखा है अकाउंटिंग इज कॉल्ड बिजनेस ऑफ लैंग्वेज because it provides a standardized way to communicate a company's financial performance and position to various stakeholders, just as language allows people to share information। ठीक है, इसको आपने समझा है, आपने अपने लैंग्वेज में क्या समझा है, ये तो आपने पूरा पैराग्राफ जो लर्न किया हो, लेकिन जो बेसिक चीज होता है अकाउंटिंग का, वो व्हाई इज इट कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में हमारे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसे रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है, रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद फिर उसको बुक्स में लिखा जाता है, उसके बाद वो पूरा एक बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, बहुत सारा आपको फ्लो चार्ट से मैंने समझाया था। सो इसीलिए इसको कहते हैं एक बिजनेस का लैंग्वेज, जो बिजनेस में बिजनेस के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए अकाउंटिंग इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव टू कीप ऑन studying also so that you can understand what I am teaching you। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। सो अकाउंट्स का भी एक इक्वेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को हमेशा मैच करके चलना पड़ता है, तो उसी इक्वेशन को पहले आप समझोगे तो आगे का आप फिर जर्नल करोगे, लेजर करोगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बैलेंस शीट भी बनाओगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो भी एंट्रीज कर रहे हैं, तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी बैलेंस हो रही है या नहीं। ओके, चलो ये समझ गए आप। नाउ अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 टर्म्स है जिसको हमें समझना है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज
प्लस कैपिटल। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसमें हमें समझना है व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटीज एंड व्हाट इज कैपिटल। आपने कैपिटल के बारे में पढ़ा है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको दो टर्म्स बताए थे, एक ट्रांजैक्शन और एक कैपिटल। सो कैपिटल आपको पता है, जो ओनर, जो बिजनेसमैन है, जो वो इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, उसको कहते हैं कैपिटल, ठीक है। वो बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी होती है, वो ये आउटसाइड लायबिलिटी और एक इनसाइड लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल जो होता है वो इनसाइडर लायबिलिटी होता है, क्योंकि बिजनेस सपोज बहुत कुछ सालों के बाद अगर बिजनेस को सेल करना पड़े या बिजनेस बंद हो रहा है, तो जो ओनर का कैपिटल है वो उसे वापस किया जाता है, ठीक है। सो इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। हम समझते हैं व्हाट इज एसेट। एसेट होता है जो बिजनेस के पास जो संपत्ति उसकी है, व्हाट बिजनेस ओन्स। बिजनेस ने परचेज किया प्लांट, कुछ मशीनरी, ये फर्नीचर, फैन, लाइट्स वगैरह, जनरेटर, ये सारी चीजें इसकी, इसका एसेट होता है, इसकी संपत्ति होती है। इसके अलावा भी ये सारी तो फिक्स एसेट्स हो गई, कुछ और भी एसेट्स होते हैं, जैसे कैश उसके पास है, बिजनेस के पास कैश है, या बैंक में पैसे हैं, या बिजनेस या किसी को सेल किया है कुछ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो डेटर हो गए, उनको पैसा देना है बिजनेसमैन को। सो जो पैसा उसे मिलने वाला है वो भी उसके लिए एसेट हो जाता है। तो whatever the business owns and what he has to receive from others, वो सारा मिला के एसेट होता है। तो ये होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओन। ओन मतलब अपना, अपना चीज, अपना संपत्ति, दैट इज कैश हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। और लायबिलिटीज क्या हो गई? लायबिलिटीज होता है विच द बिजनेस ओज। ओ मतलब उसको किसी को देना है। ये दोनों चीजों को देखना बहुत सिमिलर है, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। ओन मतलब मेरा अपना चीज, ओ मतलब मुझे किसी को वापस देना है, तो दैट इज लोन हो गया। क्रेडिटर्स, जिससे बिजनेसमैन ने जिससे कुछ सामान खरीदा हो ऑन क्रेडिट, ठीक है, कैश से खरीदा है तो कैश तुरंत पे कर दिया, लेकिन अगर क्रेडिट पे कुछ खरीदा है तो उसे वापस भी देना है, तो दैट इज क्रेडिटर। तो ये इसकी लायबिलिटी हो गई, ठीक है, समझ में आ गया एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है। अब कैपिटल, कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। तो ओनर का मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, अभी मैंने समझाया था कि ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि जब बिजनेस बंद होगा या बिजनेस सेल हो रहा है तो ये ओनर का पैसा ये वापस करना पड़ता है, सो दैट इज अ लायबिलिटी, ठीक है। तो आप देख लो, इसको समझो, कोई प्रॉब्लम है इसमें, अगर समझने में कुछ दिक्कत है ध्यान से देखो। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटीज एंड व्हाट इज कैपिटल, तभी हम इसको इक्वेशन में डाल सकेंगे। ओके, अगर जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से इस नोट्स को बनाया है, तो समराइज्ड वे से है, बुक में सारी चीजें हैं, लेकिन इसको एक समरी बना के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि मेन मेन थिंग्स आपको आप तक पहुंच सके, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन।
The equation is asset is equal to liabilities plus capital. या आप कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, इसको कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो टोटल क्लेम, इसको हम क्लेम कहते हैं। दिस इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर एंड प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर हो गया बिजनेसमैन, तो कैपिटल हो गया प्रोप्राइटर का क्लेम, और लायबिलिटीज हो गई आउटसाइडर का क्लेम, विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एसेट्स ऑफ द फर्म। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों, तो हमारे बैलेंस शीट का फॉर्म इस तरह से होता है। आपको मालूम है सारे अकाउंट्स हमारे टी फॉर्म में होते हैं। तो ये बैलेंस शीट, इसमें हम यहाँ पे एसेट्स लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे होता है कैपिटल और लायबिलिटीज। और आपको पता है बैलेंस शीट हमेशा मैच होना चाहिए, ठीक है। सो बैलेंस शीट में एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमेशा हमारा बैलेंस होना चाहिए, और वही ये इक्वेशन बता रहा है, राइट। अब इसमें दो तीन सिचुएशंस है, उसको एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल्स, ठीक है। अगर ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और समझना, नोट्स बनाने की जरूरत है तो नोट्स भी बनाते जाना। Transactions affecting opposite sides, ठीक है। तो हम पहले इसको फिर से बना लेते हैं। बैलेंस शीट, कैपिटल और लायबिलिटीज, ओके। अब ये जो इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन हमारा है एसेट्स is equal to liabilities plus capital, ठीक है। सो ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड मतलब ये एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो दोनों साइड को अफेक्ट करने वाले इस तरह के ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, जैसे इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें आपका एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो दोनों मैच करेगा। जैसे परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 5000 ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ 5000, इसमें क्या हो जाता है, आपका कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है। परचेज ऑफ गुड्स हो गया तो बिजनेस में स्टॉक इंक्रीज हो गया, गुड्स आ गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब एसेट इंक्रीज हो गया। और ऑन क्रेडिट 5000 ऑन क्रेडिट यानी अभी पैसा दिया नहीं है, हमें मिलने वाला है, हमें पैसा परचेज हमने किया है तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने दिया नहीं है इसीलिए ऑन क्रेडिट है। तो
क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो जाते हैं लायबिलिटीज और स्टॉक हो गया एसेट्स। तो ये ट्रांजैक्शन जो दोनों साइड को इफेक्ट कर रहा है, इसका हम लोग जब जर्नल पढ़ेंगे तब आपको जर्नल एंट्री के थ्रू और भी ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल ये समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने परचेज किया कुछ गुड्स तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया है, आपने क्रेडिट पे ये परचेज किया है, यानी आपका क्रेडिटर्स बढ़ा हुआ है, आपको बाद में पैसा देना होगा, तो आपकी लायबिलिटी हो गई है, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, एसेट भी इंक्रीज हो गया। सो दिस अकाउंट इक्वेशन इज मैचिंग। ठीक है, अब लोन फ्रॉम बैंक, सेकेंड लोन फ्रॉम बैंक क्या हो जाता है, बैंक से आपने लोन लिया है, तो लोन मतलब आपके लिए एक लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आपको कुछ सालों बाद या महीनों बाद उसको रीपे करना ही है। ठीक है, तो आपके पास लोन अगर आया है तो क्या आया, कैश, आपके बैंक में कैश आ गया, लोन आ गया, और आपकी लायबिलिटी भी बन गई। सो कैश विल बी एन एसेट एंड लोन विल बी अ लायबिलिटी। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन जिसमें एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इंक्रीज हो रहा है तो दोनों मैच करेगा। अब सिमिलरली डिक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट, ये तो इंक्रीज हो रहा था, अब ये दोनों केस है जिसमें आपकी लायबिलिटी कम हो रही है और साथों साथ ही आपका एसेट भी कम हो रहा है। जैसे पेमेंट टू क्रेडिटर, अब आपका जैसे ये क्रेडिटर बन गया था, अब आपका ये केस है कि आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, कैश आपको पेमेंट करना हो रहा है, तो कैश कम हो रहा है और क्रेडिटर ये भी कम हो रहा है। क्रेडिटर को आप पे कर रहे हैं तो कम हो रहा है क्रेडिटर, और आप कैश पे कर रहे हैं तो कैश भी कम हो रहा है। ठीक है, सो डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट, राइट। सेकेंड केस है रिपेमेंट ऑफ लोन, जैसे लोन लिया आपने बैंक से, अब आप रीपे कर रहे हो, यानी रीपे कैसे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो, तो कैश घट रहा है, और लोन रीपे कर रहे हो तो लोन भी कम हो रहा है ना। देखो आप अच्छे से समझ लो इसको, ये दो इंस्टेंस मैंने पढ़ाया, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग बोथ साइड्स, इंक्रीज इन एसेट तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट। ये एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया है, इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ऑपोजिट साइड, हमें फिर से लिखना पड़ेगा, assets is equal to liabilities plus capital। कुछ और एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। लायबिलिटीज का हमने पढ़ा था, अब ओनर्स कैपिटल,
increase in asset and increase in owner's capital, introduction of capital by proprietor, ठीक है। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है प्रोप्राइटर के द्वारा, यानी कैपिटल आपका बढ़ रहा है और यहाँ पे आपका कैश भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो एसेट, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इज अ ओनर्स इक्विटी, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। अब ये दूसरा एग्जांपल आ गया, ये भी एक एग्जांपल है लेकिन इसमें बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, इसमें ये लायबिलिटीज वाला केस है कि फर्नीचर आपने खरीदा, फर्नीचर तो आपके एसेट बढ़ गए, और ऑन क्रेडिट क्रेडिटर्स बढ़ गए, फर्नीचर आपके एसेट इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसी तरह डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल क्या हो सकता है कि जो ओनर होता है वो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, और बीच बीच में ऐसे भी हो सकता है कि एडिशनल कुछ कैपिटल भी वो ला सकता है, और ऐसा भी नहीं कि वो उसमें से निकाल नहीं सकता, वो कुछ पैसे अगर उसको कभी जरूरत हो तो वो उसमें से पर्सनल यूज के लिए भी निकाल सकता है। जो पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है पैसा उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। सो ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर, ड्राइंग्स में क्या हो जाता है, कैश निकलता है यानी कैश कम हो जा रहा है, और कैपिटल कम हो रहा है क्योंकि इसमें से ड्राइंग्स माइनस हो जाता है, ठीक है। समझ गए हो, इसको भी अच्छे से देख लो। ओके, नाउ ये है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग सेम साइड, ठीक है। अब ये किस तरह के इंस्टेंसेस हैं, जैसे इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन अनदर एसेट। इसे हम लिखते हैं एसेट्स इज लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज हो रहा है, यानी प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, ये इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो भी हमारा इक्वेशन बैलेंस करेगा, है ना। आप खुद ही समझ लो, अगर एसेट हमने प्लस किया और माइनस भी किया सेम हो गया, तो भी ये इक्वेशन बैलेंस करेगा। जैसे कैश परचेजेस, आप कुछ परचेज कर रहे हो कैश में, सो कैश कैश आपका कम हो रहा है, कैश परचेजेस इज नॉट द ये। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, इसको अभी छोड़ते हैं। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, इस एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। रिसीट फ्रॉम डेटर्स ये हो जाता है कि आपका डेटर्स है, डेटर्स से आपको पैसा मिल रहा है, तो डेटर्स कम हो रहा है और कैश आपका बढ़ रहा है,
आपको डेटर्स से पैसा अगर आ रहा है तो कैश आपको मिल रहा है, डेटर्स आपका कम हो रहा है। सो दिस इज increase in one asset and decrease in another asset। ठीक है, कैश परचेजेस भी वही है, कैश परचेजेस में भी स्टॉक आपका बढ़ रहा है, आप खरीद रहे हो कुछ गुड्स तो आपका स्टॉक बढ़ रहा है, और आप कैश पे कर रहे हो तो कैश घट रहा है, राइट। सो ये केस है इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। इससे भी हमारे इस इक्वेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ये बैलेंस करेगा। सिमिलरली डिक्रीज इन वन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, इसमें क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जो क्रेडिटर्स है जिसे मुझे पैसा देना है तो उसको, क्रेडिटर्स को पैसा मुझे देना है, उसको मैं शेयर इशू, कंपनी की कुछ शेयर्स या डिबेंचर्स मैं उसको इन एक्सचेंज दे रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर्स कम हो गया और शेयर्स बढ़ गया। सो इंक्रीज इन वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। सिमिलरली बैंक का जो लोन है, कन्वर्शन ऑफ बैंक लोन इनटू डिबेंचर्स, लोन कम हो रहा है, डिबेंचर्स बढ़ रहा है। तो इस तरह के सिचुएशंस हैं जिससे हमारे इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो बच्चों। एक और सिचुएशन है, इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है। जैसे सम ट्रांजैक्शंस अफेक्ट मोर देन 2 आइटम्स, ठीक है, सम ट्रांजैक्शंस मोर देन 2 आइटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड फॉर 30,000। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि गुड्स कॉस्टिंग 25,000 ये सेल हो रहा है 30,000 में, मतलब स्टॉक आपका है 25,000 का और इसको हम सेल कर रहे हैं 30,000 में। तो यानी सेल मतलब कैश आ रहा है मेरे पास। तो स्टॉक इज एन एसेट, हमारा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो स्टॉक हमारा 25,000 का, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 इज सोल्ड एट 30,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 5,000। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब स्टॉक हमने 25,000 का सेल कर दिया तो स्टॉक कम हो गया, और कैश हमें सेल किया तो मुझे कैश मिला प्लस 30,000। ठीक है, माइनस 25,000 स्टॉक चला गया और 30,000 मुझे कैश में मिला। अब जो 5,000 प्रॉफिट है, अब इस इक्वेशन में आप देखो कि एसेट के बारे में बताया गया है, लायबिलिटीज के बारे में बताया गया है और कैपिटल के बारे में बताया गया। अब जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, लॉस है, इनकम है, ये कहाँ पे एडजस्ट होगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में जो भी करेंगे आपके लॉस एंड प्रॉफिट तो हो ही सकता है। जैसे यही सिचुएशन है, इसमें प्रॉफिट आया तो इसे हम कहाँ पे रखें, लिखेंगे, कहाँ पे एडजस्ट करेंगे।
तो जो भी ये प्रॉफिट या इनकम या लॉस एक्सपेंसेस जो भी होता है ये जाके कैपिटल में एडजस्ट होता है। ये हमारा जो कैपिटल, जो बिजनेसमैन अपना कैपिटल इसमें लगाता है, उस कैपिटल में हर साल का प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस उसमें से माइनस होता है। इसी तरह से उसका कैपिटल सालों साल बढ़ता जाता है या घटता है। ये होता है कैलकुलेशन। तो ये जो 5000 की प्रॉफिट है इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब आप देखो इक्वेशन, +30 -25 यानी 5000 एसेट इंक्रीज हुआ और यहाँ पे 5000 कैपिटल में भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो ये थे कुछ डिफरेंट सिचुएशंस जिसमें आपको ये इक्वेशन को एक्सप्लेन करना था। So it should be noted that profit increases owner's capital and loss decreases it. अब इसको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऐसे। Why is the accounting equation important? Because it forms the base of balance sheet. आपका accounting equation अगर कहीं पे मिसमैच है तो आपको वहीं पे देखना पड़ेगा कि क्यों मिसमैच है, उसको लेके हम आगे पूरा अपना बैलेंस शीट तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पहले इसको मैच कराना पड़ेगा। इंश्योर्स एक्यूरेसी, बिल्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री आपने देख लिया, डेबिट है तो क्रेडिट भी है साथ साथ। द इक्वेशन ऑलवेज बैलेंसेस, every transaction affects at least two accounts, helps track the financial position of the business. ये है सारी एडवांटेजेस। So it shows how the business owes and how much belongs to the owner. ठीक है, अब हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों एक बार रिव्यू कर लो, देख लो, आपको अगर कुछ उसमें पूछना है, कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे। ठीक है, हम लोग अभी 5 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में डाल देंगे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन को हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, राइट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इजी होगा समझने में। तो पहले हम इस इक्वेशन को तो लिख लेते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, नाउ स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख। पहला हमारा एंट्री यही होता है यूजुअली बिजनेस में। ओनर अपना पैसा लगाता है, ओनर इंट्रोड्यूसेस द कैपिटल इनटू द बिजनेस, राइट। सो दिस इज 1 लाख कैपिटल व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस। इसका पहले एंट्री क्या होना है? कैश आया, कैश इज एन एसेट, सो हम एंट्री करेंगे कैश। हेड्स अलग अलग डाल रहे हैं बच्चों, तो दिस इज 1 लाख कैश। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल इज 1 लाख।
ठीक है, so it is matching now. Now what goods worth 20,000 in cash? Goods आया, goods मतलब stock. Stock is also an asset. ठीक है, so 20,000 goods आया एंड मैंने पे किया 20,000 इन कैश, यानी कैश को हम माइनस किए, राइट। लायबिलिटीज में हमारा कुछ नहीं है, ये हो गया ऑपोजिट ट्रांजैक्शंस, एक लायबिलिटी एंड ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ऑपोजिट साइड, और सेकंड वाला क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग द सेम साइड। नाउ सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट, गुड्स को सेल किया यानी स्टॉक माइनस हो गया, एंड ऑन क्रेडिट यानी गुड्स सेल किया है लेकिन अभी तक पैसा मुझे मिला नहीं है, सो दिस इज द डेटर हु विल पे मी लेटर ऑन, सो डेटर इज आल्सो अ एसेट। प्लस माइनस हुआ 30,000, स्टॉक माइनस हो गया और डेटर्स, अभी मुझे पैसा नहीं मिला है इसीलिए डेटर्स खड़ा हो गया, दैट इज 30,000। ठीक है, अब आप इसको टोटल करेंगे, 80,000 माइनस 10,000 और 30,000, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 लाख ही है, so this is 80 plus 30 minus 10 is 1 lakh। आ गया समझ में? बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल जो इस इक्वेशन को समझाने में, समझने में आपको सबसे आसान लगेगा, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो। Okay. Now again the assets is equal to liabilities plus capital। ठीक है, इसको ऐसे करके लिखना है और एसेट के हर हेड्स को अलग अलग आपको लिखना है, तभी आपका ये आप मैच करा पाओगे। तो फर्स्ट हरीश स्टार्टेड विद कैश 1,80,000, सो कैश 1,80,000 और कैपिटल 1,80,000, ठीक है, ये हो गया। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000, ये देखो कैश में आ गया गुड्स 60 एंड क्रेडिट में आ गया 30, तो टोटल गुड्स कितना खरीदा गया, 60 प्लस 30 इज 90, तो स्टॉक हम क्या लिखेंगे 90,000। अब इसका ब्रेकअप कैसे होगा, कैश में परचेज गुड्स फॉर कैश यानी कैश माइनस हो जाएगा, और क्रेडिट यानी ये क्रेडिटर हो गया, $30,000 आया समझ में। 90 स्टॉक आ गया, उसमें 60 कैश में है और 30,000 मैंने परचेज किया है लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किया है, तो मुझे पे करना है, तो ये लायबिलिटी है, ये मेरे लिए लायबिलिटी है, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। अब क्या, ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे गुड्स सोल्ड फॉर कैश 40,000
costing 24,000, right? So goods अगर सेल हुआ है तो 40,000 आपका कैश आ गया, और कितना गुड्स था? 24,000 वर्थ ऑफ गुड्स, सो माइनस हो गया 24,000, राइट? अब ये जो प्रॉफिट है, ये हमने पढ़ा था ना, प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में एडजस्ट होगा, तो दिस प्रॉफिट इज कमिंग टू कैपिटल 16,000। ये आपका आ जाएगा 16,000 प्लस, तो आप देखो 40,000 माइनस 24,000 इज 16,000। यहां तक हो गया, आपको समझ में आ गया? नाउ रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000, ठीक है? इसका मतलब ये इतना रेंट पे हुआ है और इतना अभी पे नहीं हुआ है, तो 5 टोटल रेंट कितना हो गया? 5,000 प्लस 2,000। रेंट क्या हो गया? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम कहां पे दिखाएंगे? कैपिटल में, तो माइनस 7,000, ठीक है? जितना पे हुआ है माइनस कैश 5,000, और जो आउटस्टैंडिंग है यानी हमारी लायबिलिटी हो गई आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। ध्यान से देख लो, ठीक है? ये 5,000 रेंट पे हुआ है, कैश से 5,000 हमने पे कर दिया, लेकिन 2,000 हमने अभी पे नहीं किया है जो मुझे पे करना है, मतलब हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी खड़ी हो गई 2,000 लायबिलिटी, और टोटल हमारा कितना रेंट पे हुआ है, पे होना है, दैट इज 7,000। ये एक्सपेंसेस है, सो कैपिटल में से एक्सपेंसेस को हम माइनस कर लेते हैं, सो दैट वे यू सी द इक्वेशन इज बैलेंसिंग। अब हो गया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 कॉस्टिंग 38,000। अब यहाँ पे 50,000 का सेल हुआ है गुड्स, सेल प्राइस, कॉस्टिंग क्या था? 38,000, यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 38,000, गुड्स कितना माइनस होगा? 38,000। ऑन क्रेडिट सेल हुआ है क्रेडिट पे, यानी सेल मैंने कर दिया है, मुझे अभी पैसा मिला नहीं है। अगर कैश में होता तो हम माइनस कर देते कैश पे, लेकिन मुझे अभी पैसा मिला नहीं है, तो ये हमारे हो गए डेटर्स। सो डेटर्स आ गया। अब ये जो प्रॉफिट है ये फिर हम कहाँ डालेंगे? प्लस 12,000, राइट? सैलरी पेड इन एडवांस। अभी तक आपको पता, समझ में आ गया? पूरा आपका बैलेंस हो रहा है। सैलरी इज पेड इन एडवांस, यानी 3,000 हमारा सैलरी पे हो रहा है, और ये एडवांस में पे हुआ है, तो ये हमारे लिए एसेट है, ठीक है? सो प्रीपेड सैलरी हमने पहले ही पे कर दिया है, सो 3,000 विल बी आवर एसेट। ये भी देख लो बच्चों, ये पूरा हो गया है। हमने हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश मेरा
आया, और कैपिटल ये हो गया। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000, परचेज किया कैश में तो कैश निकला, एंड ऑन क्रेडिट 30,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 हमारा क्रेडिटर है, और बाकी 30,000 मैंने कहाँ डाला है, 60,000 तो कैश निकल गया, और गुड्स हमारा निकला 60 प्लस 30, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, यानी 40,000 आ गया, कॉस्टिंग 24,000, तो 40,000 का गुड्स, 24,000 का गुड्स 40,000 में बेचा, 16,000 इसका प्रॉफिट, 24,000 यहाँ से स्टॉक में से निकल गया, और 40,000 कैश आ गया। रेंट पेड 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग 2,000, तो रेंट पे किया है माइनस 5,000, आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000, और पूरा रेंट, टोटल रेंट दैट इज एन एक्सपेंस इज 7,000। नाउ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 38,000, सेल हुआ है 50,000, प्रॉफिट आ गया 12,000। सो सेल हुआ है ऑन क्रेडिट, यानी पैसा अभी मुझे मिला नहीं है, पैसा मुझे मिलना है, सो इट इज अ डेटर। कॉस्टिंग 38,000 माइनस निकल गया है 38,000, और जो प्रॉफिट है वो 12,000, राइट। और सैलरी इज पेड इन एडवांस, मतलब पहले सैलरी घर का नहीं है तो प्रीपेड हो गया है, पहले से ही पे हो गया है, तो 3,000 इज कैश से माइनस हो गया, एंड दिस विल बी एन एसेट shown in the balance sheet which will be adjusted next year. So I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और इस सम को बिना देखे खुद से सॉल्व करो, ठीक है। एक और सम आपको मैं होमवर्क के तौर पे देना चाहती हूँ, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला सम है। Prepare the accounting equation on the basis of following. Started business with cash 70,000, credit purchase of goods 18,000, payment made to creditors in full settlement 17,500, purchase of machinery for 20,000, purchase goods for cash 40 and credit 30,000, and rent paid 5,000, outstanding 2,000. इसको अपने आप सॉल्व करके मेरे को अपना पूरा सॉल्यूशन फोटो खींच के मुझे देना है, ठीक है। आप कल मॉर्निंग में ही मुझे दीजिएगा, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, एंड मुझे मॉर्निंग में ही आपका सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो बहुत इंपॉर्टेंट